डॉक्यू सीरीज की दूसरी किस्त पिछली किस्त की गलतियों को उजागर करती है, जिसमें एक अच्छी तरह से तैयार की गई कहानी है जो एक भयानक हत्यारे के मानस की पड़ताल करती है और साथ ही उसकी कहानी को देखने के लिए विभिन्न सामाजिक लेंसों का भी उपयोग करती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र की बुद्धि या सामाजिक कद या आपके जीवन पर उनकी शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। अब आप इन विशेषताओं को कैसे प्राप्त करना चुनेंगे? राजा कोलिंदर उर्फ राम निरंजन का कथित तौर पर मानना था कि वह ऐसे गुणों को अपने पास रखने वाले व्यक्तियों का सिर काटकर उनके दिमाग को उबलते बर्तन में डालकर और उससे निकलने वाले सूप को पीकर प्राप्त कर सकता है। कथित तौर पर उसने कई वर्षों तक 14 अलग अलग लोगों के साथ ऐसा किया, जब तक कि 2000 में उसे पकड़ नहीं लिया गया। यदि इसे पढ़कर आपको घबराहट होती है तो इसे देखने की कल्पना करें, भले ही यह एक पुनर्मूल्यांकन हो। इंडियन प्रीडेटर, द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर राजा कोलिंदर की कहानी का एक भयानक पुनर्कथन है। अब यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय लग सकता है जिन्होंने डॉक्यू सीरीज इंडियन प्रीडेटर, द बुचर ऑफ दिल्ली की जबरदस्त पहली किस्त देखी थी, जो पूरी तरह से अपने विषय द्वारा किए गए अपराधों की भयावहता और क्रूरता पर आधारित थी। हालांकि इस दूसरी किस्त में भयावहता के भयावह चित्रण के बावजूद एक चौंकाने वाली कहानी के सभी पहलुओं का पता लगाने का एक गंभीर प्रयास किया गया है। श्रृंखला का ध्यान राजा की कहानी बताने से कभी नहीं भटकता है और किस चीज़ ने उसे वह बनाया है, और इसमें नरभक्षण के आरोपों की जांच करने का एक स्पष्ट प्रयास है, जबकि यह सब कृत्य की जघन्य प्रकृति के बारे में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे निर्देशक धीरज जिंदल एंड कंपनी द बुचर ऑफ दिल्ली के ज़बरदस्त स्वागत से नोट्स लेते हुए हमें एक वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, एक सामाजिक मानव विज्ञानी और राजा की सामुदायिक पृष्ठभूमि के ज्ञान के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मिलता है, जो विषय के मानस का विश्लेषण करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक लेंस के माध्यम से कहानी को देखने में हमारी मदद करता है। पहली किस्त में ये सभी अनुपस्थित या छिछले थे। राजा के बारे में जो जांच शुरू हुई और पता चला कि वह एक साधारण हत्यारा नहीं है, वह एक डायरी की खोज है जिसमें वह अपने पीड़ितों के नाम लिखता था। कानून प्रवर्तन के लिए मानद सलाहकार के रूप में काम करने वाले नैदानिक मनोवैज्ञानिक रजत मिश्रा कहते हैं, राजा जैसे सीरियल किलर हत्याओं को याद करने और उनसे मिली सफलताओं को याद करने के लिए एक डायरी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रजत हमें यह भी बताता है कि वास्तव में इस सीरियल किलर को शिकारी क्या बनाता है। राजा जैसे हत्यारे एक पीड़ित के चारों ओर एक कल्पना का निर्माण करते हैं, खुद को उन कल्पनाओं को पूरा करने की कल्पना करते हैं, फिर एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई योजना बनाते हैं और इसे जुनूनी रूप से तब तक काम करते हैं जब तक कि वे इसके अंतिम विवरण तक नहीं पहुंच जाते। ये शानदार है कि कैसे विशेषज्ञों के साथ ऐसे साक्षात्कारों के दौरान श्रृंखला में रात की उजाड़ शून्यता के दृश्यों को दिखाया जाता है, और वे दृश्य जो उन हत्याओं के विवरण को दोहराते हैं जिन्हें राजा ने कथित तौर पर अपने कबूलनामे के दौरान प्रकट किया था। कहानी के सबसे चौंकाने वाले पहलू को सामने रखने के बावजूद कहानी की आंतरिक प्रकृति ऐसी है कि 3 एपिसोड में कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। एक आश्चर्यजनक कदम में निर्माता खुद राजा के साथ दर्शक जुटाने में भी कामयाब रहे। बेशक वह न्याय प्रणाली को चुनौती देता है, अपनी स्थिति के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराता है और आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करता है। लेकिन इससे पहले कि आप सभी आरोपों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, श्रृंखला दूसरे एपिसोड के दूसरे भाग में कुछ उल्लेखनीय पेश करती है। ये पता चला है कि राजा कोल के आदिवासी समुदाय से हैं, एक हाशिए पर रहने वाला समुदाय जिसे कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर भी, जिसके तहत उनका दावा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बजाय गलत तरीके से रखा गया है। जाति और वर्ग विभाजन से उत्पन्न सभी उत्पीड़न और उन संघर्षों को जिन्हें वह और उनके लोगों को कंधे पर उठाने के लिए मजबूर किया गया था, ने राजा को इस सीरियल किलर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रृंखला इस तर्क का समर्थन करने के लिए कई बिंदु बताती है। उसी समय बद्री नारायण की मदद से एक सामाजिक मानव विज्ञानी जिसके पास उपाश्रित समुदायों के आंदोलनों और दावों को समझने का दशकों का अनुभव है, और हंसराज कोल एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करता है। श्रृंखला यह निष्कर्ष निकालती है कि नरभक्षण के आरोपों का राजा की आदिवासी पहचान से कोई संबंध नहीं है, और यदि ये आरोप सच हैं तो यह एक विशेषता है जो एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उनके आपराधिक आत्मा से उत्पन्न हुई है। ये सराहनीय है कि इंडियन प्रीडेटर ऐसी संवेदनशील रस्सियों पर सावधानी से चलता है, और इसका लक्ष्य ऐसी धारणाओं को कम करना है जो ऐतिहासिक रूप से समाज के ऐसे हाशिए वाले वर्गों के लिए हानिकारक रही हैं। इस बीच राजा ने नरभक्षण के आरोप को अधिकारियों और मीडिया द्वारा बनाई गई कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। मामले में मीडिया की भूमिका के बारे में भी तर्क दिया गया है। ये सीक्वेंस दिखाते हैं कि जब उन आरोपों की बात आती है जो अभी तक अप्रमाणित हैं तो सीरीज कैसे निष्पक्ष रुख अपनाती है। चंद्रकांत के पुलिस क्रूरता के आरोपों की जांच न करने से ऐसा वस्तुनिष्ठ रुख पिछली किस्त में गायब था।
तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि विशेषज्ञ उस मनोवैज्ञानिक स्थान का वर्णन करने के लिए कल्पित वास्तविकता वाक्यांश का उपयोग करते रहते हैं जिसमें राजा जैसा मनोरोगी हत्यारा काम करता है। ये चतुराई है कि कैसे इंडियन प्रीडेटर इसे समझाने के लिए कई उदाहरण देता है। राजा उन रूपकों और प्रतीकों पर काम करते हैं जो इस काल्पनिक वास्तविकता से उत्पन्न होते हैं जिसमें वह संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने लिए राजा कोलंदर नाम चुना, अपनी पत्नी के लिए फूलन देवी नाम चुना। उन्होंने अपने बच्चों का नाम आंदोलन, विरोध, जमानत, जमानत और अदालत, अदालत क्यों रखा, और यह भी कि उन्होंने टाटा सूमो को जब्त करने का विकल्प क्यों चुना। फिर श्रृंखला उन कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को बताती रहती है जो शायद यहाँ काम कर रहे होंगे। अंततः इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर मानव मन के सबसे अंधेरे कोनों में एक डरावनी खोज है। इसमें एक मजबूत कथा संरचना है। एक कारण है कि श्रृंखला विशेष रूप से धीरेन्द्र की हत्या के साथ शुरू और समाप्त होती है, और यह नाटक या भय को बढ़ाने के लिए सस्ते हथकंडे अपनाने का भी विरोध करती है। सिनेमेटोग्राफी और संपादन जैसे तकनीकी पहलुओं का उपयोग अधिक गंभीरता और न्यायसंगत तरीके से किया जाता है।